बहुत स्वागत आपका, आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे आज सुबह और वहां उन्होंने हमारे एयर वॉरियर्स से, हमारे जवानों से मुलाकात की और पूरा एयरबेस भारत माता की जगह जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा और इसके जरिए भारत ने ये अपनी ताकत का परिचय जो पाकिस्तान को, दुनिया को दिया है, एक मैसेजिंग और की है। और प्रधानमंत्री का पहुंचना, अपनी लीडरशिप का, अपने जवानों के बीच में जाना हमेशा ही बहुत उत्साह बढ़ाने वाला होता है। और देखिए एक नई तस्वीर ये और आई है, बड़ी बढ़िया तस्वीर आई है। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, हर तस्वीर उसका एंगल बहुत चुन करके भाई जा रहा है। ये सैल्यूट तो बहुत जबरदस्त है। पीछे जब वो वीडियो आया तो उसमें भी मिग 29 और S-400 दिखाई दिया। जनरल विशंबर दयाल स्टूडियो में आ चुके हैं, स्वागत सर आपका। और इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि पीछे S-400 खड़ा हुआ है। I admire this salute from a politician. Absolutely good. Straight arm. ये एयरफोर्स वाला सलूट है सर? Yes, sir, बिल्कुल एयरफोर्स। बिल्कुल तगड़ा मार दिया। अरे इस बात का ख्याल रखते हैं ये जब सेना के कार्यक्रम में हो, वहां हो, तो कैसा सलूट होगा? इनका तो भाई हर ही ख्याल रखते हैं। वैसे जो सेना की सलूट है वो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होती है सेना की सलूट, उसकी प्रिसिजन बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा है, पहले हम लोग का सलूट वैसे ही था। ये नेवी वाला ऐसे करे, हमने ऐसे कर लिया। पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत गौरवशाली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर, अब तो कोई शक नहीं सर, अब कोई शक नहीं है मुझे कि ये मैसेज है, ये संदेश मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग है प्राइम मिनिस्टर की। वो अपनी सेना पर उनको गर्व है, अपने सैनिकों के साथ जो वो मिले हैं उनकी हौसला अफजाई जो की है, सैनिकों से मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए जो इक्विपमेंट डिस्प्ले है पीछे, वो भारत की शक्ति दिखाता है, भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है। मिग 29 हमारा बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर हमें बहुत फख्र है। अगर आपको याद हो तो कारगिल में भी हमने मिग 29 को बहुत बखूबी से इस्तेमाल किया था। और जो पीछे S-400 है उसका तो कोई मुलाकात ही नहीं है, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए आप S-400 का बार बार नाम सुन रहे हैं, पटाखों पे S-400 नहीं चलता, उसके छोटे छोटे ड्रोन्स पे S-400 नहीं चलता, उसके जो छोटे एयरक्राफ्ट जो जिनको और मतलब ये वो कहते हैं ना कि जिनको और सिस्टम न्यूट्रलाइज करके उन पे S-400 नहीं चलता। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसको दर्शकों को समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण उसकी चीज है रडार। रडार जब दुश्मन वहां से उठता है तो रडार हमारे जो हैं वो उसको पिकअप करते हैं। और उसका जो सेंट्रल कमांड, और ये रडार मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि मेरे साथ एयर मार्शल श्रीवास्तव हैं जो बहुत तजुर्बेकार हैं इसमें, लेकिन फिर भी ये 90% रडार्स हमारे वो हैं जो हमारी खुद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बनाए हुए हैं। और बहुत दिन से हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल जिसको बोलते हैं, उसके रडार्स दुनिया के बेहतरीन रडारों में। सिर्फ एयरक्राफ्ट को ही नहीं, अगर वहां से आर्टिलरी भी फायर करती है तो जो हमारी बेल का वेपन लोकेटिंग रडार है वो उसको पिकअप कर लेता है। तो ये एक सिस्टम है। और उसके बाद आता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जहां इन सब की एनालिसिस होती है कि टारगेट कितनी दूर है, किस किस्म का टारगेट है, उसके ऊपर किस किस्म का फायर किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी रेंज पर उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। ये जो सिस्टम है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये भी बेल का बनाया हुआ सिस्टम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का बनाया हुआ पूरा का पूरा सिस्टम है। और इस सिस्टम से फिर कमांड जाती है कि कौन डिस्ट्रॉय करे। और उसमें हमारे पास 70% इक्विपमेंट जो है वो है जो कि हम रशिया से लाए हुए हैं और बहुत कारीगर है। और उसकी पुअर कॉपी चाइना ने बना के पाकिस्तान को दी है। तो मैं सिस्टम्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये कहना काफी है कि हमारे पास शोल्डर फायर से लेके शोल्डर फायर, जिसको जवान फायर करता अपने शोल्डर पे रख के दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, और उसके बाद हमारा गन मिसाइल मिक्स सिस्टम है, और अपना आकाश जो सिस्टम है जो कि पिछले 20 साल से DRDO और जिस पे बेल काम कर रहे थे, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर था कोई हमारा दूसरी जो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, वो सिस्टम हमारा अपना है। और उस सिस्टम की बड़ी कारीगरी है। वो S-400 से पहले वो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। जनदयाल, मैं एक ऐड कर दूं, यू हैव एक्सप्लेन्ड इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इतने सिंपल वर्ड्स में पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था, और वो भी आप आर्मी के जनरल हैं। मैं मैकेनाइज्ड फोर्सेस का जनरल हूं। लेकिन मैं भारत डायनेमिक्स नहीं है सर। नहीं, मैकेनाइज्ड में देखो बात सुनो, हम एयर डिफेंस की बचपन से पूरी वो करते हैं। जनरल दयाल, मैं कहना चाहता हूं कि मैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में डायरेक्टर प्रोडक्शन भी था। और ये मिसाइल डिजाइन जो आपने बताई, आकाश डिजाइन, हमने किसी का सहारा नहीं लिया, हमारी इंडिजिनस डिजाइन है कंप्लीटली। और इसमें जितना भी कंटेंट है, जब मैं कंटेंट की बात करता हूं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंट
फॉरेन होता है, इसमें 99% इंडियन कंटेंट है। मिसाइल हो या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो या लॉन्चर्स हो, लॉन्चर्स बनाए हैं इसमें करीब 350 कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो सारी भारत की हैं, जिसमें एल&टी का भी नाम है, गॉडरेज का भी नाम है, मिसाइल्स बनती है, रॉकेट मोटर्स का होता है। तो इसमें सभी लोगों का बीडीएल ऑफ कोर्स सेंट्रल एजेंसी जो बना के सिस्टम को, उसने 2 रेजिमेंट्स दिए थे भारतीय वाइस अपनी आर्मी को। ये तस्वीर आ रहा हूं Janna, sorry, I mean, you know, generalship is generalship. They understand all operations. Once you are a general in the Indian Army, you understand all 3 services and everything. बहुत बढ़िया, आप सबकी नॉलेज पर कोई डाउट कर सकता है क्या? ये जो तस्वीर लेकिन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जब शुरुआत में ये विजुअल्स आए थे कि प्रधानमंत्री मिल रहे हैं वहाँ पर हमारे एयरफोर्स के जवानों से, अफसरों से, आर्मी के जवानों से, तो अब उसमें जब पीछे खड़ा दिखाई दिया ना, एक जहाज खड़ा दिखाई दिया, एक वेपन सिस्टम दिखाई दिया, तो उस वक्त पहली बार लगा कि शायद ये एयरबेस है, एयरबेस पर ये सामान होता ही है। फिर उसके बाद नज़दीक से थोड़ी तस्वीर देखी, थोड़ा सा और लगा कि नहीं ये तो मैसेजिंग लग रही है। और उसके बाद जब ये तस्वीरें आ गई, 2 तस्वीरें, ये आप जो मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में उनके पीछे MiG-29 का खड़ा होना, इसमें तो कोई अब शक नहीं है कि ये दुनिया को और पाकिस्तान को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? हमारे पास ये हथियार हैं, ये कोई हम पहली बार तो दुनिया को बता नहीं रहे, ये तो दुनिया जानती है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा है दुनिया में, उसको हम पंक्चर कर रहे हैं। आपने कहा हमने S-400 गिरा दिया, आपने कहा हमने भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए, नाम लिख करके, और पता नहीं क्या क्या। कल भारत के एयर ऑप्स डीजी जो थे, एयर मार्शल साहब, उन्होंने साफ साफ एक सवाल पूछा गया नुकसान के बारे में, तो उन्होंने कहा हमारा सारा इक्विपमेंट पूरी तरीके से सुरक्षित है, हमारे सारे एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं जी पार्थसारथी जी का। भारत के पूर्व राजनयिक हैं और पाकिस्तान में हमारे पूर्व हाई कमिश्नर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, धन्यवाद जी सर। सर, पिछले 5 दिनों में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चली भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसने क्या लार्जर मैसेज जो है वो पाकिस्तान को और विश्व को दिया है? देखिए, मैं भी सेना में रह चुका हूं। अच्छा, इसके पहले जंग के समय में वो सियालकोट में था। तो पाकिस्तान को एक चीज समझना चाहिए, पाकिस्तान का जो सेना है वो अनुशासित है और कमजोर नहीं लेना चाहिए उसको, उसका नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। लेकिन अब वो सामना कर रहे हैं एक सेना जिसके पास आधुनिक कम्युनिकेशंस हैं, आधुनिक सिस्टम्स हैं, तो उनको लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी उन पर दबाव अभी तक लगा है, जहां जो एयरफोर्स ने, हमारी वायुसेना ने दिया उनको पिछले दिनों में, उससे जो ज़रा हिल गए हैं। लेकिन ये ना समझें कि उनका जो रेजिस्टेंस है नहीं रहेगा, लेकिन अच्छी तरह सोच समझकर हम सामने उतर रहे हैं और दबाव आ रहा है उन पर, अमेरिकनों से, दूसरों से। ये दबाव रहने दीजिए। लेकिन जो भी सेना ने अब तक किया है वो बेहतर किया, जब मैंने नहीं सोचा कि इतना जल्दी कर पाएंगे। और अभी जो है ये जो उनका चीफ है नसीम उमर, वो जरा पागल सा आदमी है, तो और बड़ा कट्टर है। तो वो किसी हाल पर जल्दबाजी से हथियार नीचे नहीं रखेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूरे यकीन रखता हूं कि हमारी सेना इनको डील कर सकती है और इनको उनके सामने ला सकते हैं, क्योंकि जो भी अब तक हुआ है उससे वो काफी हिल गए हैं। तो अब जो खत्म करना है ये इस स्टेज पर आ गया है। तो देखें, आपके पास एक्सपर्ट्स बहुत हैं जो बोल सकेंगे, लेकिन मेरे जो अनुभव रहा है और पुराना इनके साथ,
लड़ेंगे जरूर। इनको ये ना सोचना कि भाग जाएंगे फौज। दूसरी बात ये समझो कि उनका जो चीफ है नसीम नजर, मैं उसको पागल समझता हूँ। उसके जो उनके जो सीनियर्स थे, मैं उनसे मिला हूँ। जनरल बाजवा से ऑल्सो मिला हूँ, जिसने इनको प्रशिक्षण दिया। ये जरा आप कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल है, और मैं यकीन रखता हूँ कि जल्दबाजी ना करे लेकिन इसको खत्म तो कर दें यहाँ, और करेंगे। सर, आपने कहा कि ये जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का सेना प्रमुख, आप इसको पागल समझते हैं। ये आप कह रहे हैं तो मैं तो समझ रहा हूं इसके पीछे बहुत सारी बातें होंगी, वजह होंगी कि आप इस निष्कर्ष तक पहुंचे। पागल किस सेंस में सर? पागल किस सेंस में? देखो, उसको ये किसका फेवरेट था? जनरल बाजवा, जो पूर्व सैन्याध्यक्ष था। वो शरीफ आदमी था, अच्छे संबंध चाहते थे। शायद इसको उनके साथ, और मुशर्रफ जो लड़कर शांति के रास्ते में आया, उन जैसे लोगों से नाराज होगा। लेकिन जो इसने कश्मीर में किया, उसे हम माफ नहीं कर सकते, और उसका बदला लेंगे। कितने देर लगेगा, कब तक चलना पड़ेगा, सेना एक्सपर्ट्स आपके पास हैं, वो जानते हैं। लेकिन मैं तो यकीन करता हूँ कि कुछ दिनों में ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो एयरफोर्स ने करना है, आर्टिलरी ने करना है, हमने कर दिया है। अब रहा इनको सामने करना, देखें कैसे निकलता है। तो ऐसी एक जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने भारत के ऊपर एक युद्ध कहिए, कॉन्फ्लिक्ट कहिए, थोपा कारगिल में। अब ये आए आसिम मुनीर, ये क्या सोचते हैं कि ये भारत से कोई जंग शुरू करेंगे और जीत लेंगे उसको? भाई, कारगिल युद्ध हुआ उस समय जब मैं राजदूत था पाकिस्तान में, सो बहुत लोगों से मिले। जैसे अब हो रहा है, जो मुशर्रफ ने किया, वो प्रधानमंत्री नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, ना नवाज शरीफ। तो जो नतीजा निकला, और यकीन करें कि 3-4 साल बाद कश्मीर की समस्या के हल में मुशर्रफ ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल लिया। तो आदमी सीखता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि नसीम मुनीर के पास अकल है ये सीखने के लिए। अभी आप सर ने आपने ये भी कहा कि कश्मीर में जो हुआ हम उसे माफ नहीं कर सकते, इसका बदला जरूर लेंगे। आप मानते हैं अभी बदला पूरा नहीं हुआ? अभी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं। देखो भाई, जब खत्म होता है और सीज फायर आता है होगा। और मैं एग्जैक्ट क्या हो रहा है अंदर मैं तो नहीं जानता, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। लेकिन हमारे सेना के पूर्व ऑफिसर हैं, मुझे सेना छोड़कर 50 साल होने वाले हैं, और ये मुझसे ज़्यादा और बेहतर जानेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तानी सेना के जनरल से बात कर चुका हूँ। कुछ कट्टर हैं, कुछ ऐसे लोग जैसे बाजवा, जैसे मुशर्रफ बन गया, इस तरह के जर्नल भी मिलेंगे। लेकिन अभी का जो सेना अध्यक्ष वो आधा पागल है। आपकी ओपिनियन बिल्कुल स्ट्रांग है और क्लियर है इस व्यक्ति के बारे में कि ये आदमी जो है वो पागल है। सर, इस बीच कई ऐसी खबरें भी आ रही थी, आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई थी, कि पाकिस्तान में कोई इंटरनल पावर स्ट्रगल जो है वो भी शायद रूप ले रही है। कोई आप समझते हैं ऐसा उनकी सेना के अंदर कोई इसको चैलेंज हो आसिम मुनीर को? देखिए, सेनाध्यक्ष को जब तक सेना नहीं निकाले पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। और इसलिए मैं समझता हूँ जब ये समाप्त होता है तब इसको दरवाज़ा दिखाया जाएगा। तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि किसी सरकार के पास हिम्मत है। और ख़ास तौर पर शरीफ परिवार जो हैं, तो वो सेना से ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहते, और देखेंगे। और उनकी भी प्रार्थना यही होगी कि मुनीर को एक सबक सिखाया जाए। ठीक। पारदर्श साथी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इंडिया टीवी पर आप आए, आपने अपनी बड़े पुराने आदमी से बात कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। पार्थसारथी जी पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कारगिल का जब युद्ध हुआ तो उस वक्त वो पाकिस्तान में थे। अब वो कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर पागल है उनकी ओपिनियन में, और उनकी ओपिनियन को आप हल्के में ना लें, कोई भी ना लें, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैंने इस आदमी के सीनियर्स से बात की। इससे पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके बारे में तो ये दुनिया में माना जाता है कि हाँ वो भारत के साथ कोई जंग कॉन्फ्लिक्ट इस के पक्ष में नहीं थे। वो शायद ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान को भी थोड़ा शांति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। शांति होगी तभी तो आप किसी और आप देख पाएंगे। लेकिन अब ये आए आसिम मुनीर और इनको वो कह रहे हैं पागल, तो ये जनरल बाजवा की भी ओपिनियन होगी मुझे लगता है उनके बारे में। देखिए, ये जनरल बाजवा की भी नहीं, उनके हम तो करियर स्टडी करते हैं ना, मेरे साथ सारे मेरे सैनिक भाई बैठे, मतलब सीनियर ऑफिसर्स हैं जो उनकी करियर स्टडी जब करते हो ना। देखिए, वो आईएसआई चीफ रहे, उससे पहले वो डीजीएमआई, उससे पहले वो एमआई के अंदर रहे, और उनका पूरा करियर ऐसे नहीं है कि जैसे जनरल सिन्हा बैठे हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी में, जिन्होंने यूनिट से कंपनी कमांडर से बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर ऐसे कमांड करते गए हो। ये ऐसे रास्ते से आए जो रेडिकल है, और ये उस टाइम की उपज है जब पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल जियाउल हक के अंडर कंप्लीटली रेडिकलाइज थी। और जनरल मुनीर जो हैं वो आज के दिन सोचते हैं कि जो बांग्लादेश में उन्होंने किया है वो इसका पूरा क्रेडिट लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर बांग्लादेश में इतनी इस्टेब्लिश सरकार को उन्होंने, जो भारत के पक्ष की सरकार थी, जो भारत के गहरे संबंध थे, और जो कि 15 साल से शी वॉज वेरी स्ट्रांग, तो इनका मानना यह है कि उनको वहां से बेदखल करने में, उनको भगाने में जो इनकी साजिश थी वो काम हुई है। तो वो साथ में घोड़े पर हैं। तो वो और देखिए, जो ये बार बार जो एक और भी बात जो मैं सोचता हूं, शायद मैं पूछना चाह रहा था उनसे, पाकिस्तानी आर्मी कहीं डिवाइडेड भी है सौरभ। डिवाइडेड इसलिए नहीं कि कोई मुनीर को चाहता है, कोई किसी चाहता है, कुछ अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना है, कुछ अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका है। जो अमेरिकन शायद लॉबी होगी वो पीस, अब क्योंकि सीज फायर टाइप उन्होंने जो बोला वो उसके पक्ष में होगी, लेकिन कुछ चाइनीज तत्व होगा जो उकसा रहा होगा कि क्यों एलसी पे बंद हो, क्यों ये बार बार जो छोटे छोटे हरकत होती है, मेरे ख्याल में ये कहीं कहीं वहां से जन्म लेती है। और इसके पीछे मुनीर साहब हैं, वो उनके संबंध जो है वो चाइना से गहरे हैं, और जो पूरा का पूरा साजिश है मेरे ख्याल में उन्होंने ही रचा है। अच्छा, अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा एक प्रोग्राम जारी रहेगा, और मैं आपको कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुनाऊंगा। आम पाकिस्तानी हैं, और वो भी अपना भी मीडिया देखते होंगे, इंटरनेशनल बाकी लोगों को भी ऑब्जर्व करते होंगे। वो खुलकर कह रहे हैं कि आप हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपने भारत को यहां मार दिया, उसका ये नुकसान कर दिया। सच बताओ कि भारत ने आपके अंदर, आपकी एयरबेसिस पर, आपके शहरों पर जहां उसको जरूरत लगी उसने जाकर के प्रहार कर दिया, और आप भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो हमसे झूठ बोलना बंद कीजिए। आम पाकिस्तानी का सवाल है पाकिस्तान की सेना से।